Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick off में खुश आमदीद. Once again, it's wonderful to be in front of you क्योंकि आप 2 हफ्ते or 2.5 weeks rather you were involved in the Champions Trophy and now that's come to an end. Whether you enjoyed it or थोड़ा सा क्योंकि पाकिस्तान टीम की जो performance रही and the fact that final यहाँ पे नहीं हुआ उसकी वजह से ज़रूर मज़ा जो है थोड़ा सा फीका पड़ गया था. But at the end of the day, after 30 years, पाकिस्तान ने एक बड़ा event host किया. All the major teams came here. The 7 top teams of the world did come here. So congratulations to the organizers and hopefully this should be a stepping stone for many good things to come. And जिस तरह से पाकिस्तान टीम का इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस रहा, hopefully a lot of mistakes से हम सीखेंगे और इसको जो रेक्टिफाई करके हम आगे बढ़ेंगे. But back to football and now we're coming towards the business end of the season across all the top 5 leagues in Europe. And उसमें अगर हम बात करते हैं प्रीमियर लीग की तो वहाँ पे Liverpool are sailing away with this one, 15 point between them and the second team which is Arsenal, जिन्होंने इस weekend पे जो मैच हुआ between them and Manchester United वो ड्रॉ रहता है, जिसकी वजह से अब तकरीबन मैथमेटिकली तो वो कवर कर सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि इट्स प्रीटी मच डन एंड ये लीग इज़ फॉर लिवरपूल टू नाउ लूज विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. एंड अगर हम बात करते हैं स्पेन की तो वहाँ पे जो टाइटल लीग बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, बहुत ही तेज़ हो गई है. रियल मैड्रिड, बार्सिलोना एंड एटलेटिको मैड्रिड. इनफैक्ट रियल मैड्रिड ने इस वीकेंड पे अपना मैच जीता. दे आर ऑन पॉइंट सेम एज बार्सिलोना बट बार्सिलोना डू हैव अ गेम इन हैंड एंड एटलेटिको मैड्रिड सिर्फ उनसे 1 पॉइंट जो है वो पीछे है. और ये दोनों टीमें जो हैं दे आर गोइंग टू बी मीटिंग इन द चैंपियंस लीग मिड वीक. रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको मैड्रिड शुड बी इंटरेस्टिंग. ओवर इन इटली उधर भी बहुत काफ़ी अच्छी टाइटल रेस जा रही है बिटवीन इंटर मिलान एंड अटलांटा एंड नेपोली. तो वहाँ पे एक अच्छा हमें देखने को मिलेगा. एंड इन जर्मनी इट्स प्रीटी मच डन एज वेल. बायर्न म्यूनिख दिस टाइम running away with this one. Leverkusen उनसे तकरीबन इस वक्त 7 से 8 पॉइंट पीछे हैं. एंड बिल आखिर वी विल सी हैरी केन लिफ्टिंग अ ट्रॉफी. लेट्स होप ही फाइनली गेट्स टू डू दैट. और उसके साथ साथ अगर हम एक प्लेयर की बात करें, मोहम्मद साला, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है. जैसे कहते हैं ना कि एवरी सीजन ही इज़ बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ. अगर प्रीमियर लीग की ही बात करते हैं, ऑलरेडी 40 गोल इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है और अभी भी उनके पास तकरीबन 8 से 9 मैचेस बाकी हैं सीजन के अंदर. तो वो क्या करेंगे, लेट्स सी. प्रीमियर लीग की ऑल टाइम गोल स्कोरिंग में नंबर 5 पे तो वो आ ही चुके हैं. क्या यहाँ पे वो रुकेंगे और एलन शेरर के रिकॉर्ड को चैलेंज करना चाहेंगे. लेट्स सी. अगर कोई सऊदी अरेबिया से बड़ा पेडे नहीं आता और वहाँ का वो रुख नहीं करते. एंड लिवरपूल अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट देता है कि नहीं, अभी तक वो चीज़ जो है कंफर्म नहीं हुई है. तो ये सारी बातें करेंगे हम आज के शो में. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स विद अस हु आर वेल फेड आफ्टर देयर इफ्तारीज एंड आर रेडिंग टू गो. क्योंकि 2 हफ्ते उनको बड़ा अच्छा गैप मिला है, ब्रेक मिला है. लेट्स स्ट्रेट गो टू उस्मान मलिक. हाउ आर यू सर? ऑल वेल? गुड टू बी बैक. गुड टू हैव यू बैक. थैंक यू सो मच अल्तमश. बिल्कुल जो है गुड टू बी बैक आई वुड से. लेकिन खुशी इस चीज़ की है एज अ फुटबॉल सपोर्टर आई वुड से एंड ऑफ कोर्स अ फैन. लिवरपूल बनने जा रही है इंग्लैंड की सबसे बेस्ट टीम. जब वो 20 टाइटल अपने नाम करेंगे और सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज़ वो अपने नाम पे करेंगे. आई थिंक दिस इज़ लाइक अ कमेंडेबल एफर्ट बाय देम, स्पेशली व्हेन द चेंज द कोच क्लॉप के बाद. जिस तरह से आर्ने स्लॉट ने जो है वो थोड़े जो भी ट्विक्स किए और जिस तरह से दे मेड द टीम बेटर, टैक्टिकली दे मेड देम बेटर. एंड आई थिंक और फिर उसके बाद आर्सेनल जो हम 2 हफ्ते पहले सोच रहे थे कि शायद जो है एस्टन विला के गेम के बाद कोई हो सकता है कोई ऐसा कुछ चैलेंज आने वाला है, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया. और अब देयर इज प्रॉब्लम लाइक देयर इज नो रेस लेफ्ट आई वुड से. दूसरी तरफ and you sound like a complete neutral fan who's very happy for a team to get to 20 trophies. Exactly, I think one needs to support a team that वो जो इंग्लैंड की सबसे बेहतरीन टीम बनने वाली है. मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी पीछे छोड़ देंगे 20वें टाइटल के बाद. दूसरी चीज़ जो है वो स्पेन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली मुझे जो गिटाफे के साथ जो मैच एटलेटिको मैड्रिड का हुआ है उस पर बड़ा मैं समझता हूँ कि एटलेटिको मैड्रिड के जो फैंस हैं वो काफ़ी जो है वो मायूस हुए होंगे डेफिनेटली. बिकॉज अराउंड लाइक 85th मिनट तक जो है एटलेटिको मैड्रिड जीत रहा था 1 गोल से और वो रेड कार्ड के बाद जो है सिचुएशन चेंज हो गई और अब वो 1 पॉइंट पीछे हैं रियल मैड्रिड से. इवन दो बार्सिलोना के पास गेम इन हैंड है. तो अगर बार्सिलोना अपना अगला मैच जीत जाता है तो 4 पॉइंट्स की लीड हो जाएगी और 3 पॉइंट्स के अगेंस्ट मैड्रिड. बट बिल्कुल आपने सही कहा, जर्मनी और इंग्लैंड में लग रहा है कि ये जो है टाइटल रेस जो है वो डिसाइड हो गई है. बाकी इटली और स्पेन अभी भी काफी जो है वो नेक टू नेक चल रहा है. पे चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान की जाने. was also ready to go and good to have him back as well. अब्दुल लतीफ दादा बॉय, लगता है नए स्नीकर्स भी आज वो पहन के आए हुए हैं. वेलकम बैक सर, हाउ आर यू? Thank you for having me, Altamash. It's good to be back, and obviously, Altamash, we have to, be back with a bang. जिस तरीके से आपने नए sneakers sport किए हुए थे, मैंने बोला मैं क्यों पीछे हटूं? Absolutely. तो Altamash, देखिए जैसे हमने पहले भी इस शो के अंदर कई बार कहा है
कि जो टाइटल रेस मई तक तो जाने वाली थी नहीं। मैंने तो इनफैक्ट हमेशा ही कहा है कि अप्रैल के अंदर मैं समझता हूँ टाइटल रैप कर लेगा लिवरपूल, और अब वही होने जा रहा है, कोई डाउट ही नहीं बचा। 28 अप्रैल जो अगेंस्ट टॉटनम वाली जो गेम है, मुझे लग रहा है वो उस मैच तक जो है वो क्राउन हो चुका होगा लिवरपूल, बिकॉज मैं मान ही नहीं सकता कि आर्सेनल मजीद पॉइंट्स अभी ड्रॉप नहीं करेगी। ऑल्दो अभी एक इंटरनेशनल ब्रेक आएगी तो 2 वीक्स का विंडो उनको मिल जाएगा अपने पुराने प्लेयर्स को रिकवर करने का, लेकिन इवन देन मतलब चेल्सी से भी खेलना है उन्होंने। हाँ चेल्सी से ही खेलना, और वो अभी लेकिन टास्क इज टू मच फॉर आर्सेनल एंड दे जस्ट लुक डिफ्लेटेड। अब वो एक पिच के ऊपर भी जो एटीट्यूड नजर आ रहा था मुझे, थोड़ा एक हारने वाली एक फील नजर आ रही है, उन्होंने गिव अप कर दिया मेंटली, दैट्स प्रीटी मच। और ये बिल्कुल सही मौके के ऊपर मैं समझता हूँ लिवरपूल ने अपने पॉइंट्स एक्यूमुलेट करके रखे हैं, बिकॉज वैन डाइक, अभी हम मैच में आगे डिस्कस करेंगे, वैन डाइक और ग्रेवेनबर्च ये लोग भी थोड़ा मेंटली फटीग मुझे नजर आ रहे हैं, बिकॉज रोटेशन इतनी नहीं की है स्लॉट ने, और वही जो 14-15 लोगों का स्क्वाड है उसी को लेके चले, कोई इतना बड़ा स्क्वाड उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया है, तो जल्दी रैप करेंगे अच्छा रहेगा, बिकॉज आने वाले वक्तों में फटीग की वजह से मैं समझता हूँ लिवरपूल थोड़ा शायद स्ट्रगल कर सकते हैं, बिकॉज इवन अगेंस्ट इन दिस गेम अगेंस्ट साउथहैम्पटन एज वेल, राइट, वो फ्री फ्लोइंग बिल्कुल वो लिवरपूल पुराने वाला नहीं था, दे सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल टू गेट दैट विन, ऑल्दो 3-1 की स्कोर लाइन कन्विंसिंग साउंड करती है, लेकिन मेहनत काफी लगी थी। The scoreline is not reflective of the performance, and you were hoping कि शायद साउथहैम्पटन को पॉइंट्स मिल जाएं, अदरवाइज जो डार्बी का डिजास्टरस सीजन था 2007-8 का, उसके बाद अब इनका होने वाला है। लेट्स होप दैट डजंट हैपन, बट यही देखने में आ रहा है कि ये जो 3 टीमें जो हैं जो प्रमोट होकर आई थी, they've had the best season so far in terms of the Premier League history with the least number of points over the number of matches they played so far. अभी भी तकरीबन 8 से 9 मैचेस बाकी हैं, लेट्स सी अगर वहाँ पे कोई रिकवरी हो सकती है या नहीं, बट हम डिस्कस करेंगे इस वीकेंड का जो सपोज टू बी अ बॉक्स ऑफिस मैच जो खेला गया बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल। ये मैच जो है 1-1 गोल से बराबर रहता है। ज़रा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। इंग्लिश मीडिया ने इस मैच को बड़ा अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। वो इस मैच को कहते हैं कि यूनाइटेड जो है वो लैक्ड क्वालिटी एंड आर्सेनल प्रीटी मच टूथलेस इन दिस मैच। अगर हम बात करते हैं एक्सजी की तो तकरीबन सिमिलर एक्सजी था इन दोनों टीमों का, 1.52 to 1.62 फॉर यूनाइटेड एंड फॉर आर्सेनल। अगर हम शॉट्स ऑन टारगेट की बात करते हैं, दे वर सिमिलर 6 and 6 फॉर बोथ एंड सेव्स बाय द कीपर्स 5 and 5, बट यूनाइटेड playing at home only at 32% of the possession, the rest belong to Arsenal। और मैच के बाद जो है एमरम जो है काफ़ी तारीफ करते हैं ब्रूनो की एंड कहते हैं कि विश वी हैड मोर ब्रूनोज लाइक प्लेयर्स इन दिस टीम, तो शायद कुछ बेहतर रिजल्ट आ सकता था। लेकिन इस मैच के बाद प्रीटी मच जो है अब आर्सेनल को ब्रेक लग गया है इन द टाइटल रन रेस, एंड पहले हाफ में स्टिल दे वर pretty much better than Manchester United. In the second half United came back and gave a better fight and the match ended 1-1। डेविड राया के कुछ ज़बरदस्त सेव्स थे इस मैच में, एंड वो नहीं करते क्योंकि पहले जो उनका ब्रूनो का उन्होंने लेट इन किया था, उसके बाद that's the only thing which he could do to redeem himself, and he kept some saves for Arsenal, and Declan Rice getting that consolation goal for Arsenal to Gunners। जी उस्मान। जी अल्तमश, बिल्कुल आपने सही कहा। फर्स्ट हाफ वाज प्रीटी, आई वुड से एक तरह से बड़ा एक देखा जाए मैच के अंदर तो एक थोड़ा बोरिंग सा मैच लग रहा था। ट्रोसार्ड को एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है, बिसाइड जो है वो फ्री किक के ज़रिए ब्रूनो बड़ी बेहतरीन जो है फ्री किक स्कोर करते हैं, 1-0 की लीड ज़रूर आ जाती है। बट मैं समझता हूँ कि सेकेंड हाफ के अंदर यूनाइटेड वो द बेटर टीम इन अ वे के दे कुड हैव वॉन द मैच। और हमने देखा है कि अगेंस्ट बिग टीम्स, अगेंस्ट सिटी जो यूनाइटेड ने केओस क्रिएट किया था, या लिवरपूल के साथ जो मैच खेला था, ये 3-4-2-1 की जो फॉर्मेशन है अगेंस्ट गुड टीम्स, दे एक्चुअली परफॉर्म वेल आई वुड से। और दूसरे हाफ के अंदर 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बेहतर थी। एक तो ब्रूनो फर्नांडिस की जो गोल लाइन, डेविड राया की जो परफॉर्मेंस थी, आई थिंक ही वाज अमेजिंग। आई थिंक वही एक प्लेयर लग रहे थे जो चाह रहे थे किसी तरह से जो है ये मैच एटलीस्ट ड्रॉ की तरफ जाए। दूसरी तरफ राइस वाज वेरी गुड इन मिडफील्ड, बट मुझे जो लगा कि ऑडेगार्ड जो है वो उस तरह ही इज़ नॉट अप टू द स्पीड एंड एजिलिटी जो उनकी एक खूबसूरत लगते ज़रूर हैं मतलब खेलते हुए इन मिडफील्ड, लेकिन समहाउ जो स्पीड है वो लैक कर रही थी। और हमने देखा कि फाइनल थर्ड के अंदर भी आर्सेनल की अप्रोच उस तरह से नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए, एंड डेफिनेटली दे एंड ब्लेम गोज़ टू देम, बिकॉज जनवरी में जब इंजरीज आ रही थी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, और उस वक्त तो मैं समझता हूँ कि दे वर वेरी क्लोज कंटेंडर्स अगेंस्ट लिवरपूल के वो टाइटल चैलेंज करते। इसके अलावा भी जो समर में भी जो बायज़ उनकी हैं, उन्होंने लेफ्ट बैक पोजीशन पे 4 या 5 प्लेयर्स जो हैं वो ख़रीदे,
और उनकी तवज्जो जो थी, रहीम स्टर्लिंग उन्होंने ले लिया चेल्सी, थैंक्स चेल्सी काफ़ी खुश होगा देने के बाद, जो उन्होंने पूरे सीज़न कुछ परफॉर्म नहीं किया, और जो एक मेन पोजीशन है नंबर 9 की, वहाँ पे उनकी कोई तवज्जो नहीं थी, कोई प्लान भी नहीं था। और इवन जनवरी विंडो के अंदर भी जहाँ पे एक प्लेयर ऐसा उनको रखना चाहिए था, उन्होंने इस पर काम नहीं किया। और आई थिंक यही वो रीज़न है जिसकी वजह से जो फ्रंट थ्री है वो बिल्कुल ही, क्योंकि आगे नीचे कोई बैकअप भी नहीं है। मार्टिनेली ज़रूर आए थे फ्रॉम द बेंच, लेकिन ओवरऑल कोई कटिंग एज नहीं था। राइस का एक आउट ऑफ द बॉक्स हमने देखा, गोल ज़रूर स्कोर हुआ, बट ओवरऑल कोई ऐसी अप्रोच नहीं थी कि जिसके अंदर मैच जीता जाए। इवन हमने ये देखा कि जो कप कंपटीशन के अंदर भी जो है आर्सेनल बड़ी आराम से जो है यूनाइटेड से हार गया। बट बिल्कुल अगर हम यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बात करें, नाचो की एक अच्छी गेम थी, जो काफ़ी थ्रेट कर रहे थे वो, बिसाइड एरिक्सन भी नंबर 10 के रोल पे इतना सूट नहीं कर रहे, वही वाली उनकी भी बात है कि ही डजंट हैव द लेग्स। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड रिजल्ट फॉर यूनाइटेड इन अ वे दैट हाउ दे वर स्ट्रगलिंग इन द लीग। बज़ाहिर मैच के अंदर इतना कुछ नहीं था कि आप वो कह सकें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच आई थिंक यूनाइटेड को जो है वो 3 पॉइंट्स ले लेने चाहिए थे। एंड जो कल्ट हीरो रहे हैं वो डेविड राया रहे हैं, जिन्होंने जो फॉर आर्सेनल एंड दोस सेव्स डेफिनेटली जी। उन्होंने के भी 5 सेव्स थे इस मैच के अंदर जी। लतीफ़ नहीं, मैं उस्मान की बात को आगे बढ़ाऊंगा। अल्टीमेटली देखें, चले मान लिया कि जनवरी में आपके पास पैसे नहीं थे कोई बड़ा स्ट्राइकर खरीदने के लिए, तो भाई 3 बड़े स्ट्राइकर जो है ना इसी जनवरी विंडो में लोन पे गए। एवन फर्गसन ब्राइटन से वो लोन पे गए, रैंडल मोआनी कोलो रैंडल मोआनी जो है यूवेंटस गए लोन पे, अल्वारो मोराटा जो है वो गैलेटासराय गए। तो भाई ये 3 लोग अगर लोन पे अवेलेबल थे तो आर्सेनल ने क्यों नहीं कोशिश की कि कम से कम एक सेंटर फॉरवर्ड पे एक बॉडी होती जो इनको हेल्प करती है इतनी क्रूशियल मकाम के ऊपर, जहां पे हमने देखे मिकेल मरीनो जैसे प्लेयर को नंबर 9 पे खेलना पड़ गया बिकॉज दे हैड नो बैकअप एज वेल। जनवरी की विंडो से पहले ही हेसूस तो इंजर हो गया था, पर हैवर्ट भी उसी विंडो के बीच में हुआ जब वो दुबई की उन्होंने एक ट्रिप ली थी, वहां पे ट्रेनिंग के अंदर वो इंजर हो गए थे। तो स्क्वाड प्लानिंग जो है आर्सेनल की दैट हैज कंप्लीटली गॉन वांटिंग। और जैसे उस्मान ने कहा कि लेफ्ट बैक पे भी इतने प्लेयर्स खरीदे, तो वही काला फ्योरी खेल रहे थे इस गेम के अंदर और उनको इतना ट्रबल किया है गर्नाचो ने जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद हमने देखा कि लुइस केली जो थे उनको आना पड़ा 18 साल के यंगस्टर को लेफ्ट बैक पे, और फिर थोड़ा बहुत उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी। उससे पहले हमने देखा पिछले सीजन भी जो लेफ्ट बैक थे जिनचेंको हो गया, वो जो दूसरे एक और टिम्बर जो खरीदा था वो तो पूरा सीजन के लिए खैर रूल आउट हो गए थे लास्ट सीजन ही। तो लेफ्ट बैक हैज आल्सो बीन अ प्रॉब्लम एज वेल एज स्ट्राइकर। स्कोर नहीं अभी तक उनके ट्रेंडिंग, हाँ किरण ट्रेंडिंग अभी तक वो उनके समर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, वो तो वापस सेल्टिक जा रहे हैं शायद। एग्जैक्टली तो वो बड़े मतलब स्क्वाड बिल्डिंग इज मतलब मेन रीजंस। लेकिन इस गेम के अंदर भी जो ब्रूनो फर्नांडिस की जो फ्री किक थी अल्टीमेट, अभी मीडिया में वो भी बात हो रही है कि वो जो एक बेसिक रूल है फीफा का कि 10 यार्ड्स का डिफरेंस होना चाहिए बॉल और वॉल के अंदर। यहां पे वो कह रहे हैं कि भाई रेफरी ने कुछ मिस्टेक की, 11 यार्ड्स का डिफरेंस था जिसकी वजह से बॉल ब्रूनो फर्नांडिस की मिकेल मरीनो के सर से छूती भी गई है। तो अगर वो 10 यार्ड्स पे खड़े होते तो फिर बॉल शायद उनके मुंह पे लगती। लेकिन ऑब्वियसली बॉल की पोजीशनिंग के अंदर मैं समझता हूँ गोलकीपर का भी कहीं ना कहीं एक रोल होता है कि वो सारा बेहतर तरीके से पोजीशन कर सकें। ये भी कंट्रोवर्सी आ रही है कि वो उसको नाप रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर। इंग्लिश मीडिया आपको पता है बाल की खाल किस तरीके से निकालती है। टाइम तो निकालना ही है बिल्कुल। और उनको एक और मौका भी मिल गया क्योंकि जो इस मैच से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो जितने भी सपोर्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी जो है मैच से पहले ओल्ड ट्रैफर्ड के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया अपने ओनर्स के खिलाफ। एंड जिस तरह से टिकट प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं और फैंस को जो आइसोलेट किया जा रहा है इस गेम से, नजर डालते हैं कुछ विजुअल्स के ऊपर कि किस तरह से ये प्रोटेस्ट हुआ बिफोर द मैच आउटसाइड ओल्ड ट्रैफर्ड। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैज़ हैपेंड, ये सीज़न में थ्रू आउट होते जा रहा है। एंड उम्मीदें थी कि जब जिम रैटक्लिफ जो है क्लब को ओवरटेक करेंगे और जो उनका 30% स्टेक है उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी, बट दे हैवंट हैपेंड। इन फैक्ट यूनाइटेड हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। एंड इन फैक्ट रैटक्लिफ के आने के बाद जिस तरह से एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया जा रहा है, सर एलेक्स फर्गसन के जो पर्क्स थे उनको वापस ले लिया गया, तो काफ़ी चीज़ें इस क्लब में चेंज हो रही हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर नहीं हो रहे। हमने देखा कि जो मैच था विद फुलम, तो वहाँ पे इनके और फुलम के सपोर्टर्स ने मिलके भी है जो एक प्रोटेस्ट किया था। तो अनफॉर्चुनेट कि जो एक गेम है जो लोगों को यूनाइट करती है अक्रॉस एवरी स्पेक्ट्रम, वहाँ पे जो फैंस अपने आप को इस तरह से जो है
वो आइसोलेट फील कर रहे हैं कि वो अपनी ही टीम के खिलाफ, अपने ही क्लब के खिलाफ मैचेस से पहले आके इस किस्म के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी उस्मान, क्या कहेंगे? अल्तमश, ये तो हम देख ही रहे हैं, रिजल्ट्स भी जो है वो आप बता रहे हैं कि But this is not just a United problem. All the clubs are feeling this and all the fans are feeling this. Even the clubs are doing well. It's not just कि United का problem अभी रह गया है। एग्जैक्टली लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के प्रोटेस्ट हमने पहले भी देखे, इन प्रोटेस्ट का सच कोई फ़ायदा होगा नहीं अगर आपने उनको जो है, ये तो वही बात हो गई कि आपकी तलाक हो गई और फिर आप अपनी एक्स के जो है मॉर्गेज पे कर रहे हैं बेसिकली। एम्प्टी स्टेडियम्स, एम्प्टी सीट, टिकट खरीदना बंद करें, सबसे ज़्यादा फिर तब जाके उनको अफेक्ट होगा, तब जाके कुछ चेंजेस आ सकती हैं इस तरह। और ये जो आपने फुटेज दिखाई है ये मैच से पहले की, अब यही प्रोटेस्टर जाके मैच भी देख रहे हैं। जब तक उनको कोई फाइनेंशियल इस तरह का नुकसान नहीं होगा, आपको पता है ग्लेजर्स कितने टाइम से जो है यूनाइटेड को हेड कर रहे हैं और चीज़ें नहीं सही जा रही हैं और वो अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं। वैल्यू यूनाइटेड की कहाँ से कहाँ चली गई, डेट्स आपको पता है कितने ज़्यादा जो है वो क्लब के, और यही वही रीज़न है कि क्लब के जो है रिजल्ट्स सामने नज़र नहीं आ रहे और वो मैनेजर अच्छे से अच्छा टैलेंट जो है यूनाइटेड में जाके बिल्कुल फेल हो जाता है। देयर समथिंग रॉन्ग, आई मीन ओवरऑल। अगर हम स्टेडियम की बात करें, आपने टैलेंट की बात की, एंटनी रियल बेटिस के हीरो बन गए। यहाँ पे उनसे एक गोल नहीं हो पा रहा था, एंटनी हीरो बन गए। रैशफोर्ड जो है वो चैंपियंस लीग खेल रहे हैं और आई थिंक ये ओवरऑल टर्मोइल है। चाहिए इस चीज़ को कि कोई इस तरह का प्रोटेस्ट करें कि जिससे वाकई जो है पिच पे तो एक दफ़ा आ गए थे, रेस्ट भी हुए थे। जी होती अल्टीमेटली वो जिस किस्म की कॉस्ट कटिंग भी कर रहे हैं सर जिम रैडक्लिफ, बहुत ज़्यादा फैंस के साथ जो रिलेशनशिप है ख़राब हो रही है, स्पेशली वो जो प्राइसेस बढ़ाई हैं उन्होंने, प्लस जो एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है, 2 दफ़ा ले ऑफ किया, 250 पहले ले ऑफ किए, फिर अभी 200 दोबारा ले ऑफ करने की बात हो रही है। लंदन के अंदर जो मैन्यू की जो ऑफिस है उसको कम्प्लीटली शट डाउन करने की बात हो रही है। और वो चिंदी चोरी जिसे हम कहते हैं कि वो जो फ्री लंचेस जो हुआ करते थे नॉन प्लेइंग स्टाफ की, वो पूरे ख़त्म करें। उससे तकरीबन मैक्सिमम 1 मिलियन सेव होगा पूरे साल के अंदर, लेकिन उससे जितना एक नेगेटिव गुडविल क्रिएट होती है एम्प्लॉइज के, डैन एशवर्ड पे पैसा खर्च कर दिया लाने में और जाने में, उसमें अल्टीमेट 14.5 मिलियन खर्च हुए हैं टेन हाग को सारे कोचेस को सैक करने, प्लस एशवर्ड को पहले लाने में फिर उसको निकालने में, और 19 मिलियन की इंटरेस्ट पेमेंट्स हर साल यूनाइटेड करता है बिकॉज वो लेवरेज बाय आउट था ग्लेजर्स की जानिब से यूनाइटेड का, तो वो उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़नी है। तो इस किस्म की इतनी ज्यादा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, मतलब आई रियली डोंट थिंक कि एशवर्ड इज क्रिएटिंग द राइट मॉडल, द राइट एटमॉस्फेयर एट द क्लब विद दीस कॉस्ट कटिंग मेजर्स, बिकॉज उनके जो सपोर्टर्स हैं वही खुश नहीं है, एम्प्लॉइज खुश नहीं है। तो भाई फिर जब आप कोई भी आपसे खुश नहीं है तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? बिल्कुल सही। चलें जी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जहाँ के फैंस तो फिलहाल खुश हैं एंड टीम भी खुश है एंड तकरीबन लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी जो है ये सीज़न अपने नाम कर लिया है। बात हो रही है लिवरपूल की, ऑल्दो थोड़ा सा स्केयर ज़रूर मिल गया था जब साउथहैम्पटन, जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द बॉटम टीम है इस प्रीमियर लीग में, दे वर लीडिंग देम एट हाफ टाइम, लेकिन उसके बाद थिंग्स चेंज्ड एंड दे वन द मैच वर्सेस साउथहैम्पटन 3-1 के स्कोर लाइन से। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स एंड देन डिस्कस दिस मैच। Despite being at not even close to their best, लिवरपूल ये मैच 3-1 के स्कोर लाइन से जीतते हैं और साउथहैम्पटन की जानिब से स्मॉल बोन जो हैं गोल स्कोर ज़रूर करते हैं, लेकिन पेनल्टी भी वही देते हैं। साला 2 गोल करते हैं और उसके साथ साथ अब वो अपनी हिस्ट्री बुक्स में फिर से नाम लिखवा रहे हैं प्रीमियर लीग की। 5th टाइम ऑल टाइम बेस्ट स्कोरर अब बन चुके हैं और लग रहा है कि अगर यहाँ पर रहे तो ज़रूर एलन शेरर के रिकॉर्ड के लिए भी वो इस को जाना कोशिश करेंगे कि टू ओवरटेक दैट एज वेल। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ टीम एंड द वे, जैसे उस्मान ने शो के शुरू में कहा था कि नए मैनेजर आते हैं, काफ़ी लोग एप्रीहेंसिव थे कि क्या होगा। जाहिर बात है नए मैनेजर के आने के साथ चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हैं, लेकिन यहाँ तो चेंजेस बेहतर के लिए हुए विदाउट एक्चुअली देयर बीइंग अ चेंज। एंड डाउट था कि शायद साउथहैम्पटन जो है अपसेट यहाँ कर दे। इवन जो उन्होंने लास्ट लेग खेला था जहाँ एट सेंट मैरीज, वहाँ पे भी वो उनको लीड कर रहे थे, लेकिन लिवरपूल टर्न दैट अराउंड 2-1 एंड यहाँ पे वो 3-1 के स्कोर लाइन से एट एनफील्ड जीतते हैं विद 71% पोजेशन टू देयर नेम। जी उस्मान। जी अल्तमश, बिल्कुल मैं थोड़ी सी बात का आगाज़ करूँगा। PSG के अगेंस्ट जो लिवरपूल की परफॉर्मेंस थी, 27 शॉट्स का उन्होंने मुकाबला किया और फिर जो है ना वो 1 गोल से जीत गए। एलियट का गोल था और जितनी वहाँ तो डे लाइट रॉबरी हुई है पार्क दे प्रिंसेस में। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ जितनी दे वर बैटर्ड, जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, और वो मेरा ख्याल है कि वो उसी चीज़ को अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट इनकाउंटर। आई वुड से आगाज़ बहुत ही स्लो हुआ इस मैच का और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जो हीरो थे, और बल्कि हीरो हैं अभी भी, मैं समझता हूँ बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड, एलिसन बेकर, उन्होंने जो परफॉर्मेंस अगेंस्ट PSG दी थी, यहाँ पे एक थोड़ी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वर्जिल वैन डाइक से और उसी पे स्मॉल बोन को मौका मिलता है, वो गोल स्कोर करते हैं।
एंड इट वाज लुकिंग कि शायद इट वुड एक और थोड़ी सी मुश्किल नाइट है। ऑफ कोर्स आर्ने स्लॉट ने ये कहा था कि 3 फाइनल्स हैं, इवन साउथहैम्पटन वाले गेम को भी उन्होंने फाइनल तस्वर किया, इसके बाद जो PSG और फिर न्यूकासल के साथ कैराबाओ कप का। लेकिन मैं यहाँ पे एक प्लेयर को जिन्होंने बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया अगेंस्ट PSG ऑल्सो और इस मैच में भी, वो डार्विन नूनेज हैं, जिनको हमने काफ़ी ग्रिल किया पूरा साल और राइटली सो उनके नंबर्स उस तरह से नहीं हैं, लेकिन आई पर्सनली थिंक एंड एवरीवन थिंक्स दैट ही इज द एपिटोम ऑफ केओस जो एक बॉक्स के अंदर, और जिस तरह से वो उन्होंने पहला गोल, आई थिंक आर्ने स्लॉट काफ़ी नज़र रखते हैं। उन्होंने पहले ही ये बात कर दी थी कि फॉर मी इट्स नॉट द नंबर ऑफ गोल्स बट व्हाट ही इज डूइंग ऑफ द बॉल एंड विद द बॉल एंड दोज रन्स। वो पहले वो कह चुके थे कि मुझे कुछ और चाहिए उनसे। बिल्कुल, आई थिंक ही इज मोर ऑन जो है ना मोर लाइक डर्क काउट एक प्लेयर हुआ करते थे लिवरपूल के, वो बड़े हार्ड वर्किंग और इतने उनके नंबर्स नहीं थे अच्छे, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करते थे। और यहाँ पे भी हमने देखा जो एक साउथ अमेरिकन कनेक्शन था लुइस डियास का और डार्विन नूनेज का, जो एक फ्लेयर नज़र आया, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट था। उनकी एक असिस्ट थी और बेहतरीन गोल स्कोर किया। दूसरी पेनल्टी भी स्मॉल बोन हीरो से 0 बने और दूसरी पेनल्टी भी नूनेज ही थे जिन्होंने पेनल्टी जीत के दी। ओवरऑल फर्स्ट हाफ में अगर देखा जाए सुलेमानी ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था लिवरपूल को, और 2-3 बड़े अच्छे अटैम्प्ट से जहाँ पे जो है वो गोल स्कोर हो सकता था। बट उसके बाद साला की थोड़ी सी गेम हमने पिछली गेम के मुकाबले में भी वो नज़र नहीं आई, लेकिन पेनल्टीज़ उन्होंने 2 बड़ी बेहतरीन ली और फिर सब्स्टिट्यूशन का मौका मिला तो थोड़ा सा रोटेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो भी हुआ। 3 सब्स्टिट्यूशंस के वहाँ से बिल्कुल गेम जो है तब्दील हो गई। जी लतीफ़, बिल्कुल एंडो आ जाए, अगर एंडो आ जाए ना तो आप समझ लें कि अब गेम जीत जाएगा। तो आई थिंक परफॉर्मिंग और नाम ही एंडो एंड ही है वो। जी अल्तमिश ये नूनेज जो है फॉर श्योर इनका गोल और फिर पेनल्टी जीतना, तो वो जो ट्रस्ट दिखाया कोच ने उसको उन्होंने रीपे किया। और मैं समझता हूँ अगेंस्ट टीम लाइक साउथहैम्पटन यू नो उन डिफेंडर्स को अच्छी तरीके से बुली कर सकते हैं नूनेज। और PSG को भी बड़ा तंग किया था आने के बाद, PSG को भी किया था। अच्छा, लेकिन यहाँ पे वो जो गोल उन्होंने किया तो वो इंस्टिंक्टिव गोल था, उनको सोचने का मौका नहीं मिला, उन्होंने बस पैर रखा, बॉल लग के अंदर चली गई। जहाँ पे उनको सोचने का मौका मिलता है वहां से फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। लेकिन उसके अलावा मतलब जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वैन डाइक एलिसन की, वैन डाइक जैसे हमने शो के शुरू में भी कहा था, मुझे लग रही है थोड़ी फटीक, मेंटल फटीक की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेवेनबर्ची मेंटल फटीक की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल दे हैव given their all this season with very little rotation। एक core group of 14-15 players हैं, स्लॉट कल उन्हीं पे इन्हिसार किया है, कोई बाहर से ट्रांसफर विंडो में भी कोई डिस्ट्रप्शन नहीं, कहीं से भी नहीं हुई है। अच्छी बात है कि आर्सेनल अभी टाइटल चैलेंज दे ही नहीं रहा है, जल्दी से टाइटल ये लोग रैप कर लेंगे, फिर अपना पूरा ध्यान चैंपियन लीग के ऊपर लगाएं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात तो ये कि उनको मौका मिलेगा चैंपियन लीग में ध्यान लगाने का कि नहीं, बिकॉज अभी कल जो मैच होगा अगेंस्ट PSG लिवरपूल, 1 गोल की लीड है उनकी, एनफील्ड के ऊपर मैच है, बहुत ही एक्साइटिंग मैच होगा। और यूरोपियन नाइट्स का एक एनफील्ड का जो एक मैजिक होता है वो कंप्लीटली एक अलग ही चीज है। And the best part, Latif, is the storyline coming out, the way revival of PSG. Yes. Exodus of all the stars. जी. The way Luis Enrique has gathered this group of players and the performances they are giving. और आपने ये I think दिसंबर या जनवरी में आपने बात कही थी, जो हमारे फेवरेट जॉर्जियन प्लेयर जिनका मैं नाम कभी नहीं ले पाता, यस वो भी नाम उनका लें कि दिस हैज बीन द बाय और द कू फॉर द ट्रांसफर विंडो। जनवरी विंडो की बेस्ट बाय क्वारेट्स्केलिया थी, 70 मिलियन का नापोली से खरीदा उन्होंने, और इतने प्यारे तरीके से वो जेलिन हुए, राइट साइड के ऊपर खेलते हैं। उस्मान डेम्बेले फॉल्स नंबर 9 खेल रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, दूसरे बारकोला, हाँ ब्रैडली बारकोला, मतलब स्पीडी बारकोला जिसे हम कहते हैं। तो जितनी पेस और इंटेंसिटी से वो लोग अटैक करते हैं ना, दैट इज रियली यू नो पुट टीम्स ऑफ। उनको समझ ही नहीं आता कि इतनी स्पीड से तीनों डायरेक्शन से बॉल पता नहीं कहां से आ रही है। तो वो जब जिस तरीके से जेल किया है ना, मतलब जो पूरा एक यूनिटी नजर आ रही है, एवरी PSG प्लेयर इज प्लेइंग फॉर ईच अदर। इससे पहले तो सुपरस्टार्स पे इंतजार कर रहे होते थे, बस एक ही कॉन्सेप्ट था कि भाई एम्बापे को बॉल पहुंचा दो, नेमार को, मेसी को पहुंचा दो और खत्म काम हो गया। यहाँ पे अच्छा ये फ्रंट 3 जो है ट्रैक बैक भी करते हैं, तो आप ये सोचें एक डिफेंसिव सॉलिडिटी प्लस अटैकिंग थ्रेट, मतलब ये लुइस एनरिके की टीम है, उसका पूरा जो छाप जो है ना ये लुइस एनरिके की लगी हुई टीम पे। चलिए फाइनली सम रिलीफ फॉर नसीर अल खलीफी, ऑल्दो कहीं उनको और तो रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन ये है। और हम बात इनकी तो करे थे कावस्कारिया की, लेकिन मोहम्मद साला जो उनके इस वीकेंड में 2 गोल्स थे, जितने नंबर ऑफ गोल्स वो कर चुके हैं, अब तक उनके 27 गोल्स प्रीमियर लीग में हो चुके हैं दिस सीजन, एंड 40 गोल उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है। क्या कहने इस प्लेयर के बारे में, एवरी सीजन लगता है कि और बेहतर होकर आते हैं। ज़रा अब तक ये जो प्रीमियर लीग की इनकी हिस्ट्री रही है, कुछ उसको एंजॉय करते हैं, कुछ उसके बेहतरीन गोल्स देखते हैं।
vintage Salah magic, and let's hope him and wish him and the very best, and of course the Liverpool supporters as well. Pretty much the league is done and dusted. अब सब रिवायत रह गई है कि अब आर्सेनल का कहा जा रहा है कि वो चैलेंज देंगे, but it's done and dusted, and let's wish Salah gets more goals in the remaining matches with Liverpool. And sorry, एक बात डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बात पहुंची कॉन्ट्रैक्ट की? मैं समझता हूँ कि जो है दो प्लेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं साला और वैन डाइक के, वो सुनने में यही आ रहा है कि प्रीटी मच वो दे एक्सटेंडेड, लेकिन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का थोड़ा सा अभी But no confirmations as yet. और आपने आर्सेनल की बात की, मेरा ख्याल है उनका सीजन जो है वो नेटफ्लिक्स पे एंड हो गया है, अब अगले सीजन का इंतजार है। तो मैं अभी आप थोड़े दिनों में अल हिलाल में देखेंगे साला को, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। सऊदी प्रीमियर लीग इज वेटिंग फॉर मोहम्मद सलाह, एलन शेरर का भी रिकॉर्ड तोड़ना है। नेमार की जर्सी जो खाली की है वहाँ पे वेज बिल में जो जगह बनाई है साला के लिए बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेट नंबर 3 पे लिवरपूल के रिकॉर्ड बुक्स में आ गए ना, वो हंट और उसके इयन रश से पीछे हैं और नंबर 3 पे आगे इन दो पेनल्टी स्कोर करने के बाद, तो मतलब साला तो डेफिनेटली एक लिवरपूल लेजेंड है। कुछ साल पहले इयन रश भी यहाँ पर आए थे, होपफुली मोहम्मद सलाह भी आए यहाँ पे, उस्मान मिले भी थे इयन रश से। वो इजी हो रहा है, तो सऊदी प्रीमियर लीग में जब खेलेंगे ना तो वहां से यहाँ पे आना थोड़ा आसान होगा। नहीं, हम खुद चले जाएंगे वहां पे फिर। चलें जी, नहीं उनसे उनको फर्क नहीं पड़ेगा ना, उनके आने से हमें बड़ा फर्क पड़ेगा। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मैन सिटी, जो इस साल उनका कंसेक्यूटिव 5th प्रीमियर लीग टाइटल होना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अब तो वो टॉप 4 से भी नीचे आ चुके हैं, क्योंकि चेल्सी ने अपना मैच जीत लिया इस वीकेंड पे। इससे पहले हम मैन सिटी का मैच डिस्कस कर लेते हैं वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ये मैच 1-0 जीता, एंड दे आर गोइंग trying their best to relive the European glory of the 1980s and the early 90s. So इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं, Nottingham Forest versus Man City. Callum Hudson-Odoi there with the goal for Nottingham Forest, और इस तरह से 1-0 से Nottingham Forest शिकस्त देता है मैनचेस्टर सिटी को, और ये 9th डिफीट थी मैन सिटी की प्रीमियर लीग के अंदर, द जॉइंट मोस्ट अंडर पेप गार्डियोला फॉर मैनचेस्टर सिटी। और इस विन के साथ, इस लॉस के साथ रादर, नाउ दे आर इन 5th पोजीशन इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट इज ऑन 3rd पोजीशन, एंड 31% पोजेशन रहती है नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास, pretty much typical of a Nuno Espirito Santos team, जो likes to give possession and then play on the counter, and that's exactly what happened, and they got that elusive goal. जी उस्मान, आई थिंक 9th डिफीट को सोच भी नहीं सकता था सीजन से पहले, वो टीम ही नहीं लग रही कि जो 4 कंसेक्यूटिव टाइटल जीती और ये 5वें के हंट में थी। फोडन नहीं लग रहा, हालान दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर नहीं लग रहा, मिडफील्ड भी जो है वो हमने देखा, ठीक है रॉड्री की हम बात करते हैं कि अब रॉड्री एक वाहिद प्लेयर है, क्या जो है क्या वो सिटी को वापस से ले आएगा, या ये ओवरऑल एक क्राइसिस है, ये समझने की ज़रूरत है। पेप के टैक्टिक्स लगते ही नहीं है, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल जिस पे वो इन्हिसार करते थे, हमने देख ही लिया। नॉटिंघम फॉरेस्ट उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि 30-70 की पोजेशन, और आप ये देखें जो एक प्रॉब्ली मेरी नज़र में अगर ब्राइटन वाले मैच को हटा दें, नॉटिंघम फॉरेस्ट का बेस्ट डिफेंस इन प्रीमियर लीग आई वुड से, जिस तरह से वो बिल्कुल गोल कंसीड नहीं करते और इतना मुश्किल कर देते हैं शॉट आफ्टर शॉट, और वो जिस तरह से वो खेलते हैं, और बिल्कुल आपने सही कहा कि वो पोजेशन लेस फुटबॉल खेलते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल मुकाबला वही था। एक आध चांस ज़रूर हालान को मिला, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस है। बेंच की अगर हम बात करें, गुंडोगॉन, डी ब्रायने, मामूश बेंच पे थे। आप सोचें कि जितना नॉटिंघम फॉरेस्ट का पूरे स्क्वाड की वर्थ होगी, इतनी बेंच की उससे ज़्यादा की वर्थ है मैनचेस्टर सिटी की। सो आई थिंक इट्स प्रॉब्ली अ क्राइसिस, इट्स टाइम फॉर पेप टू एक्चुअली लीव द क्लब। जो एक मैं समझता हूँ फिर भी अगर कोई सोच नहीं सकता था कि टाइटल हंटर्स जो हैं वो चैम्पियंस लीग की तकदो कर रहे हैं, और कोई बेहतरी के आसार नजर नहीं। 200 मिलियन स्पेंड कर दिए दिसंबर में, लेकिन कहीं पे कोई इस तरह की हमें बेहतरी, बड़े आराम से रियल मैड्रिड से हार गए, आर्सेनल से हार गए, लिवरपूल से हार गए, कोई फाइट शो करने वाली बात ही नहीं है। और मैं ये भी समझता हूँ मामूश और हालान का साथ में खेलना, वो इस वक्त अभी तक तो कोई इस तरह से सूट नहीं कर रहे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते वो। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर पेप गार्डियोला ऑल्सो टू थिंक अबाउट इट, कि एक थोड़े हाई पे वो निकल जाएँ, और एक नई बिगनिंग की ज़रूरत है। वो सिटी वो टीम नहीं लग रही जिस पे वो इन्हिसार किया जाए। दूसरी तरफ अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात करें, पूरे फर्स्ट हाफ के अंदर हमने इतना कुछ देखा नहीं, लेकिन उसके बाद एकदम से एक चांस मिलता है हडसन-ओडोई को और वो गोल स्कोर कर देते हैं, और 3rd और 4th के बीच में ये मैच था। और आई थिंक जो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस नॉटिंघम फॉरेस्ट की, आई थिंक दे ट्रूली डिजर्व टू बी इन चैंपियंस लीग फुटबॉल। और लग ही रहा है कि फिर से
80s और 90s की याद आने वाली है। जी लतीफ़। बिल्कुल 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 81 का मेरे ख्याल 81 का लास्ट सीजन था जब वो चैंपियन लीग के अंदर थे और वो अब वापस वक्त आने वाला है। मतलब वो देखें स्टेराइल पोजीशन थी सिटी की जितनी भी थी, कोई फ़ायदा नहीं था, सिर्फ साइडवेज बैकवर्ड्स पासिंग हो रही थी। निको गोंजालेस को एक मौका मिला, उसने वो वाइड मार दिया, हालांड ने भी वाइड मार, केडीबी ने ऊपर मार दिया। टोटल 3 शॉट्स ऑन टारगेट थे। प्रॉब्लम सारी ये है कि जैसे हालांड जैसा स्ट्राइकर है आपके पास, ऑपोजिशन बॉक्स में सिर्फ 3 टचेस थे उनके, क्या करेगा वो सिर्फ 3 टचेस के साथ? आपने बॉल उसको पहुंचानी है। अच्छा अगर ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्पैक्ट उन्होंने अपना डीप लो ब्लॉक रखा हुआ है नॉटिंघम फॉरेस्ट ने, तो भाई आपने क्रॉसेस देने होंगे, आपने कुछ इनोवेशन करनी पड़ेगी हालांड को बॉल पहुंचाने के लिए, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग हिम? कोई क्रिएटिविटी थी नहीं अल्तमश। और ये उस्मान जो बात करे ना कि गार्डियोला को जाना चाहिए, मैं समझता हूँ सही करें, ही इज नॉट टॉकिंग जस्ट एज अ फैन। वो सिंपल बात ये कि उनको उससे यर्गन क्लॉप से सीखना चाहिए कि जब उनको भी ये बात नजर आई कि यार हिज मैसेज इज नॉट गोइंग अक्रॉस टू द प्लेयर्स, दे नीड अ फ्रेश स्टार्ट, तो वो देखिए लिवरपूल में कितना खुशाइन वो साबित हुआ आर्ने स्लॉट का आना। इसी तरीके से गार्डियोला जाता है, नया कोच का आना एक बेहतर यूं होगा अल्तमश कि देखिए 7-8 प्लेयर्स को निकालने से ज्यादा आसान है एक कोच को निकालो। आप कितने प्लेयर्स को भी समर के अंदर रिलीज करके, केडीबी को चलेंगे, एडरसन, बर्नार्डो सिल्वा, गुंडोगन, कोवाचिच, वो जो वॉकर्स हैं आपके, काइल वॉकर ही नाम है ना उसका, जो राइट बैक खेलते हैं, चले गए वो लोन पे गए ना अल्तमश, ही विल बी बैक अगेन इन द समर्स। तो कितने प्लेयर्स को आप निकालेंगे एक गार्डियोला की वजह से? मैं अभी भी समझता हूं कि अ न्यू मैनेजर विद हिज फ्रेश आइडियाज कैन स्टिल गेट अ फ्यू इयर्स आउट ऑफ दीज प्लेयर्स, मतलब वो एक आसान होता है ना करना। तो ये बात है सारी। इस मैच के अंदर कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं कर सका सिटी। और नॉटिंघम फॉरेस्ट, ऑल क्रेडिट टू नुनो एस्पिरिटो सैंटोस, वो अपनी फिलॉसफी लेकर अपने आइडियाज लेकर हैं एंड इट इज वर्किंग लाइक अ चार्म। अभी क्वार्टर फाइनल भी खेलना है उन्होंने एफए कप का अगेंस्ट ब्राइटन, तो कप कंपटीशन में भी वो हैं। देखा लोग ऐसी मजाक उड़ाते हैं या लोग कहते हैं कि सऊदी प्रो लीग अच्छी नहीं है, कितना सीख कर आए नुनो एस्पिरिटो से, अल इत्तेहाद से, नहीं कहते थे, थोड़ी ऐसे करते हैं। और अल्तमश देखिए जब साला अल हिलाल से खेलेगा ना, आई एम श्योर हम इस शो के ऊपर भी अल हिलाल के मैचेस के हाइलाइट्स दिखाएंगे और खूब दबा के उनको डिस्कस करेंगे, मजा आने वाला है। उनके टाइटल जीत जाए फिर साला की मर्जी है, इसमें क्या करना है। चले जी आगे बढ़ते हैं। एंड बट पेप गार्डियोला ने ये तो कह दिया है कि भले लॉस हो, मैं अपने प्लेयर्स को कभी जो है क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो कि मैच के बाद गुफ्तगू थी, ज़रा आए उस पर नज़र डालते हैं। पेप गार्डियोला, लेट्स होप दैट टू थिंग्स गेट बेटर फॉर हिम, क्योंकि इस वीकेंड पे वो इससे भी 4th से भी स्लिप होकर अब वो 5th पे जा चुके हैं। और जिस टीम ने उनको 4th पे रिप्लेस किया है दैट इज चेल्सी, जिन्होंने अपना मैच जीता वर्सेस लेस्टर सिटी 1-0 के स्कोर लाइन से। ज़रा इनके भी हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसको मैच को डिस्कस करते हैं। ओके, सो दैट वाज चेल्सी, 1-0 के स्कोर लाइन से वो जीतते हैं। द स्टोरी वाज कोल पामर एंड हिम नॉट गेटिंग दैट पेनल्टी। 12 पेनल्टीज़ के बाद पहले ये इनकी मिस थी, लेकिन कुकुरेला जो है स्पेनिश प्लेयर, उनका ये 5वां गोल था सीजन का। एंड ऑल्दो स्क्रैपी विन एट द एंड, बट उनको पॉइंट्स मिल गए एंड दे आर इन 4th पोजीशन। जी मैं बिल्कुल लेस्टर के पास बड़ा अच्छा एक गोल्डन चांस था जो वुडवर्क लगी। सैंचेज की वापसी हुई है यहाँ पे और हमने देखा है कि सैंचेज ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी अपने लेवल के हिसाब से। सैंचेज बिल्कुल। बिसाइड मुझे मैं ये समझता हूँ कि लेस्टर समहाउ आई थिंक उन्होंने भी अपने दिमाग में समझ लिया है कि शायद अब क्योंकि वुल्व्स के साथ कुछ 6 पॉइंट्स का गैप है, 17 पॉइंट्स है उनके पास। और इस मैच के अंदर मैं समझता हूँ कि दे हैड एन अपॉर्चुनिटी लेकिन दे कुड नॉट कन्वर्टेड। डाका भी थे, वार्डी भी हमें नज़र आए, लेकिन ओवरऑल जो चेल्सी की अगर हम अप्रोच देखें तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि कोल पामर की फॉर्म जो 2 महीने से डिप हुई हुई काफ़ी वो वाकई कोल्ड हुए हुए हैं। लोग कह रहे हैं रमजान का महीना दुआ करें कि कोल पामर की वो वाली फॉर्म वापस है, बिकॉज बहुत जबरदस्त प्रोस्पेक्ट और 9 मैचेस में गोल नहीं है उनका, 8 मैचेस में गोल नहीं है। और यहाँ पे पहली दफा मैंने अपने नजरों के सामने देखा कि वो पेनल्टी उन्होंने स्कोर नहीं की, तो ही ऑलवेज स्कोर विद द पेनल्टी। ब्राइट स्पॉट्स कुछ देखने को मिले। सैंचो जो हैं वो ही वाज द मैन ऑफ द मैच एक्चुअली, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने काफ़ी कुछ तंग करके रखा हुआ था। काइसेडो बड़ा अच्छा उनका सीज़न गया है। फर्नांडिस की एक असिस्ट भी हमें देखने को मिली। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स गुड 3 पॉइंट्स फॉर देम। 4th पोजीशन पे चेल्सी आ गया है। अगर सीज़न के शुरू में कोई पूछता तो शायद अब तक ये बड़ा मुश्किल लगता कि वो चैंपियंस लीग प्लेसेस में फिनिश करते या नहीं करते, लेकिन ऊपर टॉपसी टर्वी थोड़ी फॉर्म रही, बीच में उन्होंने जो है वो लूज़ किया, बट समहाउ अब लगता है, और 5 स्पॉट्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि शायद सिटी और चेल्सी दोनों ही फिनिश कर जाएंगे टॉप 4 के अंदर। बिल्कुल जी लतीफ़।
Although Newcastle would be a very worthy बोर्नमथ opponent. और ब्राइटन ने थोड़ा सा अपना वो और विला जो है ये तीन ये भी है बिल्कुल लेकिन मैं फिर भी न्यूकासल को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर प्रोस्पेक्ट देख रहा हूँ एज अपोज टू ब्राइटन एंड बोर्नमथ। इस गेम पे रहते मैं अगेन बहुत वेरी स्टेराइल पोजेशन जैसी सिटी के मैच में था कि वही साइडवेज बैकवर्ड पासिंग हो रही थी, कुछ इतना खास जैसी कर नहीं सका। ग्राइंड आउट किए उन्होंने विक्ट्री। कोल पामर जैसे प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड था उनका 12 में से 12 का, याया टोरे का उन्होंने रिकॉर्ड बीट किया। प्रीमियर लीग का मतलब ये है कि 1992 से, क्योंकि उससे पहले वो इंग्लिश लीग थी, वो अलग नाम था उसका। तो यहाँ पे पिछले जैसे 8 मैचेस में उन्होंने स्कोर भी नहीं किया। जैसे मेरेस्का ने बताया भी कि भाई ही वाज सिक विद फ्लू फॉर द पास्ट 2 डेज और ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं की थी। तो वो नजर भी आ रहा था कि उनकी इतनी उस किस्म की एनर्जी नहीं थी, बट ही स्टिल वांटेड टू प्ले एंड कंट्रीब्यूट। तो वो उनकी स्पिरिट थी। लेकिन मेरेस्का ने जो इन हालात के अंदर जो एक मूव किया है कि नंबर 9 के ऊपर आपने पेड्रो को जो खिलाया है, जो विंगर है, उसकी वजह ये है कि वो जैक्सन की तरह कम से कम रन्स क्रिएट करते हैं और दूसरों के प्लेयर्स के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं विद हिज रनिंग। तो वो एक मैं समझता हूँ राइट ऑफ द ट्रेनिंग ग्राउंड वो मूव उन्होंने इंप्लीमेंट किए एज अ कोच, जिसका काम होता है अनलाइक सम अदर कोचेस जो कि इस किस्म की इनोवेशन नहीं करते हैं हालात की वजह से। लेकिन अभी जैक्सन जैसे हमें पता है वापस आएंगे आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक अल्तमश, तो मैं समझता हूँ फिर थोड़ा एक जो पुराना वाला चलता था थोड़ी फ्लूइडिटी वापस आ जाएगी, स्ट्रक्चर थोड़ा वापस आ जाएगा। इस वक्त दे आर स्ट्रगलिंग। अभी उनका मिड वीक के अंदर कोपेनहेगन के अगेंस्ट सेकंड लेग है व्हिच दे आर लीडिंग 2-1। So let's see if they can go ahead in the Conference League as well. But they just got the 3 points and that's about it. उन्होंने कहा था ना सीजन के शुरू में जब कहा जा रहा था कि टाइटल कंटेंडर्स हैं कि वील बी हैप्पी विद टॉप 4 एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर ही इज लैंडिंग अप। एंड अल्टीमेटली गोलकीपिंग पोजीशन भी ऐसी है कि पहले यूर्गेनसन को नंबर 1 कर दिया, अभी दोबारा रॉबर्ट सैंचेज को उसने अनाउंस कर दिया कि ये भी फोरसीएबल फ्यूचर के नंबर 1। लेकिन चेल्सी की बुक्स पे इस वक्त जो नंबर 1 गोलकीपर हैं वो पेट्रोविच हैं, जो स्ट्रासबर्ग के लिए खेल रहे हैं और वहां पे इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी लास्ट 5 गेम्स के अंदर उन्होंने क्लीन शीट रखी भी है एंड नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही विल बी द चेल्सी नंबर 1 नेक्स्ट सीजन, बिकॉज उन्होंने स्ट्रासबर्ग जाके जो अपनी बॉल प्लेइंग एबिलिटी में जो इंप्रूवमेंट की है, जो पासिंग रेंज उन्होंने अपनी दिखाई है वहां पे 100% बहुत अच्छा। भी एक ऑप्शन है आप नहीं अरीजा बलागा को मैं नहीं बोर्नमथ के साथ है ना। पेट्रोविच नंबर 1 होने वाला, नंबर 1 पेट्रोविच होने वाला है दिस सीजन। इतनी जगह पे आपके हुए हैं गोलकीपर प्लेयर्स हर पूरे शायद कोई यहाँ पर भी आया हुआ। चलें आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए स्पेनिश ला लीगा की, जहाँ पे जो है वहाँ पे बाकी टाइटल रेस जारी है बिटवीन बार्सिलोना, रियल मैड्रिड एंड एथलेटिको मैड्रिड। इस वीकेंड पे बार्सा का मैच तो नहीं हो सका, लेकिन रियल मैड्रिड ने जो है अपना मैच जीता वर्सेस रियल वायाकानो एंड गताफे ने हराया एथलेटिको मैड्रिड को। तो इसकी वजह से बार्सा आर ऑन टॉप 57 पॉइंट्स के साथ, रियल मैड्रिड ऑल्सो है 57 पॉइंट्स, लेकिन गोल डिफरेंस की बना पे वो पीछे हैं एंड उनसे 1 पॉइंट पीछे हैं एथलेटिको मैड्रिड। और दोनों टीमों ने, मैड्रिड की टीमों ने 1 मैच ज़्यादा खेला है कंपेयर टू बार्सिलोना। सर इन दो टीमों ने जो वीकेंड पे मैच खेला उसके हाईलाइट्स देखते हैं और फिर स्पेनिश ला लीगा को डिस्कस करते हैं। That's the story, morning glory in the Spanish La Liga with Atletico Madrid dropping points and Real Madrid gaining points and Barca का मैच हो नहीं सका। And अब Champions League में these two Madrid teams will meet once again, the Madrid derby. Let's see वहाँ पे क्या होता है। But for now, Barca is on top, उनके बाद Real Madrid and then Atletico Madrid। काफ़ी interesting यहाँ टाइटल रेस होने वाली है। How would you describe the weekend action this one? जी रियल मैड्रिड आई वुड से मैंने वैसे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, सारे गोल्स उनके जो थे वो पहले हाफ में ही आ गए, विनी एंड एम्बापे एंड फ्रॉम द अदर टीम एज वेल। स्पेशली जो एम्बापे का भी बड़ा अच्छा गोल था जो उन्होंने लेफ्ट से स्कोर किया, लेकिन विनीसियस का जो गोल था दैट वाज अमेजिंग। आई मीन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, वो गोल घूमते घूमते जो है वो सारे प्लेयर्स को डिस्टेंट करके वो बॉक्स के अंदर जाते हैं और फिर ड्रिबल करते हैं और फिर स्कोर करते हैं। फिनोमिनल गोल, वो बिल्कुल एक ब्राज़ीलियन टच नज़र आया उसके अंदर। लेकिन एक थोड़ा सा जो है वो ट्विस्ट आ गया था फर्स्ट हाफ में, जो रॉयल वेलकानो का जो हमें गोल नज़र आया, जो कि पहले रूल आउट हो गया था लेकिन फिर वीआर ने उसको जो है वो गोल लाइन से आगे था। तो एक ट्विस्ट ज़रूर था, लेकिन दे वर क्वाइट कंफर्टेबल। ठीक है, स्कोर लाइन ऐसे नहीं बताती, 2-1 की स्कोर लाइन थी, लेकिन ओवरऑल सेकंड हाफ में जो विनीसियस का जब गोल आता है, मॉड्रिच की असिस्ट भी रही इसमें, तो इट वाज ऑल डन एंड डस्टेड। बड़ा अच्छा वो किया। अब दूसरे अगर हम मैच की बात करते हैं एथलेटिको मैड्रिड वाला, दैट वाज अगेन आई वुड से रॉबरी। गिताफे ने जो है गिफ्ट दिया है, एथलेटिको मैड्रिड ने गिफ्ट दिया है बेसिकली, क्योंकि 85th मिनट तक जो है वो 1-0 से लीड कर रहे थे। ठीक है, थोड़ी रोटेशन करने की ज़रूरत पड़ी और सरलॉत आए और उन्होंने जो है वो पेनल्टी से स्कोर किया, लेकिन जब कोरिया को रेड कार्ड आता है
उसके बाद 4 मिनट के आखिरी के 4 मिनट थे, अगर वो सिर्फ जाके डिफेंड करते तो शायद ये 3 पॉइंट्स ले सकते थे, और 2 गोल आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एक सेटबैक लगा एथलेटिको मैड्रिड को। बिल्कुल जी लतीफ। अल्तमिश फर्स्ट टाइम इन 74 गेम्स जहां पे एथलेटिको मैड्रिड ने पहला गोल स्कोर करने के बाद जाके हार गई वो टीम। सो ये भी बड़ा एक फिनोमिनल स्टार्ट है, बिकॉज डिएगो सिमियोनी की टीम्स दे जस्ट शट अप शॉप, राइट। वो एक बार जब लीड में होते हैं उसके बाद आपको सामने वाले को मौका ही नहीं देते यहाँ पे। लेकिन जब वो रेड कार्ड होता है कोरिया को, और जो पेनल्टी भी जो इवन सोल्डार स्कोर करते हैं वो भी डिबेटेबल थी, मुझे तो पेनल्टी नहीं लग रही थी। उसके बाद वो जो उनके जो डिफेंडिंग मिडफील्डर हैं गटाफे के, वो दोनों गोल स्कोर करते हैं, नॉट इवन द स्ट्राइकर, राइट। तो वो एक बड़ा अच्छा एक शॉक था बाकियों के लिए, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का तो मैच इस वजह से नहीं हुआ बिकॉज उनके जो टीम डॉक्टर थे अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई ओवर द वीकेंड, तो वो उनकी रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने अपना मैच पोस्टपोन किया। रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड में सिर्फ 37% पोजेशन थी, सिर्फ 2 शॉट थे और सिंपल एक एम्बापे का गोल आते, विनीसियस का गोल आते। दे वर जस्ट कंजर्विंग एनर्जी एंड कीपिंग, मतलब ट्राइंग टू अपने डिफेंसिव रखें, अपने आप को सॉलिडिटी रखें एट द बैक एंड जस्ट ग्राइंड आउट द रिजल्ट, बिकॉज उनका पूरा फोकस अब ज़ाहिर चैंपियन लीग वाले मैच के ऊपर है अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। बिल्कुल सही। चलें नज़र डालते हैं यूरोप की टॉप लीग्स हैं उसके टेबल्स के ऊपर की क्या सूरत हाल है। अगर हम बात कर लेते हैं पहले प्रीमियर लीग की, लिवरपूल आर ऑन टॉप एंड उनके बाद हैं आर्सेनल, नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड यस 15 पॉइंट गैप बिटवीन लिवरपूल एंड द सेकंड टीम आर्सेनल एंड देन नॉटिंघम फॉरेस्ट, तो इट्स प्रीटी मच डन एंड डस्टेड। नंबर 10 पे हैं फुलम एंड बॉटम हाफ पे अगर नज़र डालेंगे तो वहाँ पे Southampton with the lowest points in the history of the Premier League so far after 28 matches, and then Leicester City and Ipswich Town. अब देखते हैं किस तरह से ये सर्वाइव करते हैं या नहीं करते। In Spain, Barca are on top, Real Madrid and then Atletico Madrid, जो हमने डिस्कस किया है। एंड उसके बाद इन इटली इंटर मिलान लीड कर रहे हैं, सिर्फ 1 पॉइंट का फ़र्क है बिटवीन देम एंड नेपोली, एंड देन यू हैव अटलांटा एंड यूवेंटस। अटलांटा ने यूवेंटस को खूब कहते ना फंडा लगाया है ओवर द वीकेंड एंड दे वर प्लेइंग अवे एट यूवेंटस, तो काफ़ी अच्छा स्कोर लाइन था 4-1 का शायद बिटवीन देम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जर्मन बुंदेसलीगा, बायर्न म्यूनिख जो है वो इस वक्त 8 पॉइंट का गैप है बिटवीन देम एंड लेवरकूसन जो है वो पिछले साल की चैम्पियन थी, बट काफ़ी प्लेयर्स उनके गए और उसके बाद दे हैवंट बीन एबल टू कंट्रोल दैट। बट गुड फॉर हैरी केन, फाइनली लग रहा है कि एक ट्रॉफी जो है वो अपने नाम करने वो फाइनली जा रहे हैं। और उसके साथ साथ लेट्स हैव अ लुक एट द यूरोपियन न्यूज़पेपर्स, उन्होंने जो वीकेंड का एक्शन है किस तरह से कवर किया, लेट्स हैव अ लुक। AS स्पेन का अखबार है, दैट कवरिंग द मैच बिटवीन Real and Vallecano and of course Atletico and Getafe. Front page पे you've got Vinicius Junior. Express Sport, go more, Salah spot on in title bid. नीचे Pep Guardiola और Marca के front page पे you've got Mbappe. ये डिस्कस कर रहे हैं the match between Real and Vallecano. And Mirror Sport के front page पे हैं Bruno Fernandes and Arteta. Pop art, Mikel storms out of TV interview, then aims dig at clever Bruno for his free kick goal. Sun Sport के front page पे Declan Rice, title Rice is over. That's a good one. And Star Sport के front page पे Bruno Fernandes, wall over. And Daily Telegraph के front page पे वही story है, Arteta walks out of TV interview. And ये जो है, this looks like the Daily Mail, and driven up the wall. Arteta walks out of TV interview after Bruno's free kick fools Gunners. And ये इटली का अखबार है, they're covering the match between Atalanta and Juventus, जो Atalanta ने 4-0 के स्कोर लाइन से जीता, like Gazzetta dello Sport. And ये स्पोर्ट है स्पेन का अखबार from Catalonia, they're covering Barcelona and the match which could not happen. And Star Sport, Europe Pep behind. City have 10 finals now and Sweet 16 cops charge to Prem title still on track after a Saints scare. अब ये 16 जो है वो 15 में बदल चुका है क्योंकि आर्सेनल को 1 पॉइंट मिल गया and that's the difference between them and Liverpool at the moment. And that's our show for the evening, for the night as well. Thank you for joining us after so many weeks. So hope you had a good one. Usman, बहुत शुक्रिया आपका for being on the program. My pleasure. Any predictions, Latif, you and Usman, for the Champions League matches?
It's going to be a tough fixture, I would say, जिस तरह PSG ने खेला, but I still believe कि 70-30 Liverpool to actually qualify. चैंपियन लीग में रियल मैड्रिड को तो आप रूल आउट नहीं कर सकते, तो आई डू सी देम बीटिंग एथलेटिको मैड्रिड एंड लिवरपूल पीएसजी में एनफील्ड का जो मैजिक है यूरोपियन नाइट्स का, तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि लिवरपूल कैन गो हेड एंड बीट पीएसजी. चलें, let's see what happens on that front. आप अपना बहुत ख्याल रखें. Inshallah we will be seeing you again very soon this coming Friday. Take good care. Allah Hafiz and bye bye for now.